हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एनक्लेक्स बेस्ड एमसीक्यूज के पार्ट 5 की। और आज के इस पार्ट के अंदर भी हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, साथ में इनका रेशनल भी आपको बताया जाएगा। दोस्तों आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से याद कर लेने, और इसमें 1 से 2 क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो एम्स नॉट सेट 2020 में पूछे जा चुके हैं और 2021 की नॉट सेट में पूछे जा सकते हैं। तो आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझना है और जितने भी रेशनल आपको बताए जाते हैं वो याद कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही पास में बेल आइकन बटन भी है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी 41 नंबर क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अभी CNCI का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपने CNCI का पेपर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट के अंदर आपको 2021 ऑल पेपर्स के नाम से आपको एक क्रिएट फाइल आपको मिलेगी, वहाँ से आप उस फाइल को ओपन करके वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। द नर्स केयर्स फॉर ए क्लाइंट रिसीविंग ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नर्स जो है वो एक ऐसे पेशेंट की केयर कर रही है जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन अभी चल रहा है। अब देखिए आगे, द नर्स नोट्स दैट द क्लाइंट हैज़ बिकम हाइपोटेंसिव एंड फेब्राइल सिंस दैट ट्रांसफ्यूजन बिगान। जैसे ही ट्रांसफ्यूजन उस पेशेंट में स्टार्ट किया जाता है उसके बाद कुछ देर बाद वो पेशेंट के अंदर, जो नर्स वहाँ पे केयर दे रही है, वो उस पेशेंट के अंदर क्या डायग्नोस करती है, पेशेंट हाइपोटेंसिव हो रहा है, साथ में फेब्राइल जैसी कंडीशंस उसके अंदर डेवलप हो रही है। तो आगे देखिए क्या पूछा गया है, विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन। तो वहाँ पे नर्स सबसे पहले क्या करेगी, कौन सा अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन वहाँ पे नर्स परफॉर्म करेगी। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, नेक्स्ट नोटिफाई द फिजिशियन, नेक्स्ट डिक्रीज द रेट ऑफ द ट्रांसफ्यूजन, नेक्स्ट कंटिन्यू टू मॉनिटर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ए ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। कोई भी नोटिफाई नहीं करेगा फिजिशियन को। नोटिफाई कब करना है, जब आप ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर देते हैं, उसके बाद आपको वाइटल्स चेक करने हैं। वाइटल्स चेक करने के बाद आपको फिजिशियन को बताना है किस प्रकार की कंडीशंस पेशेंट के अंदर डेवलप हो रही है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से। तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है उसको स्टॉप कर देना है। चलिए रेशनल से समझते हैं इसका आंसर। और द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग सिम्टम्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की वजह से जो भी सिम्टम्स यहाँ पे पेशेंट के अंदर डेवलप हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इन ऑर्डर टू स्टॉप और लिमिट द रिएक्शन द ट्रांसफ्यूजन मस्ट बी स्टॉप। अगर आपको ये जो रिएक्शन हो रही है इसको स्टॉप करना है या फिर लिमिट में लेना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना होगा। तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, सबसे पहले ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना है, फिजिशियन को इन्फॉर्म नहीं करना है। फिजिशियन को इन्फॉर्म कब करना है, जब ट्रांसफ्यूजन आप स्टॉप कर दो, उसके बाद आपको वाइटल्स चेक करना है, उसके बाद आपको फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। अब आगे देखिए, देन द फिजिशियन शुड बी नोटिफाइड टू डिटरमाइन द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। उसके बाद फिजिशियन को आपको बताना है किस प्रकार के सिम्टम्स उस पेशेंट के अंदर डेवलप हो रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से। आगे देखिए, सिम्टम्स could become worse if the transfusion is continued whether or not the rate is decreased। अगर आपने ट्रांसफ्यूजन के रेट डिक्रीज नहीं की या फिर आपने कंटिन्यू अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन उस पेशेंट के अंदर करते रहे तो उसकी वजह से पेशेंट के अंदर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, मतलब रिएक्शन और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी और ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना सकता है। वहाँ पे मतलब कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट के अंदर होंगे, तो सीधी सी बात है पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, कुछ भी अनहोनी हो सकती है। तो आपको संभल के रहना है। अगर इस प्रकार से कुछ भी सिम्टम्स नज़र आते हैं तो बस आप सबसे पहले क्या कर दीजिए, ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर दीजिए। चलो उसके बाद आपको क्या करना है, वाइटल्स चेक करना है, उसके बाद आपको डॉक्टर्स को इन्फॉर्म कर देना है। जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दीजिए, लेकिन ट्रांसफ्यूजन आपको सबसे पहले स्टॉप करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए क्लाइंट टू रिसीव एन इंट्रावेनस इंजेक्शन ऑफ रेडियोपैक डाई फॉर ए डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप एक ऐसा पेशेंट है जिसको आईवी इंजेक्शन दिया जा रहा है, कौन सा, रेडियोपैक डाई का। क्यों दिया जा रहा है, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए। अब देखिए, द नर्स नाउज विच एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू टेक बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द डाई। नर्स यहाँ पे सबसे पहले क्या करेगी, डाई एडमिनिस्टर करने से पहले। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में देखिए,
फर्स्ट है ऑब्टेनिंग बेसलाइन वाइटल साइंस, नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग हाइट एंड वेट, नेक्स्ट है आस्किंग द क्लाइंट अबाउट एलर्जीज टू आयोडीन और सेल्फिश, नेक्स्ट है नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो करेक्ट आंसर करना होगा वो क्या करना होगा, ऑप्शन सी, आस्किंग द क्लाइंट अबाउट एलर्जीज टू आयोडीन और सेल्फिश। सेल्फिश या फिर आयोडीन से एलर्जी है कि नहीं है पेशेंट को पहले ही पूछ लेना है। अगर एलर्जी है तो रेडियो पैक डाई आपको इंजेक्ट नहीं करनी है, डॉक्टर को पहले इन्फॉर्म कर देना है, डॉक्टर क्या बोलते हैं उसके बाद आपको अगला कदम उठाना है। ओके, बाकी ये जो ऑब्टेनिंग बेसलाइन वाइटल साइंस है, हाइट एंड वेट है, ये भी करते हैं, लेकिन ये अप्रोप्रिएट नहीं है, मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन यहाँ पे नहीं होगा। देखिए यहाँ पे रेशनल में, although obtaining baseline vital signs and height and weight and reviewing intake and output are important, ये important जरूर है लेकिन आपको सबसे पहले ये काम नहीं करना है। The most important information is determining if a client has allergy to the dye। सबसे important जो इन्फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, पेशेंट को ये आपको पूछना है कि आयोडीन या सेल्फिश से आपको एलर्जी तो नहीं है ना, ये आपको सबसे पहले पूछना होगा। क्लाइंट्स हु आर एलर्जिक टू आयोडीन और सेल्फिश आर आल्सो एलर्जिक टू रेडियो पैक डाई। अगर पेशेंट को आयोडीन या फिर सेल्फिश से एलर्जी है तो सीधी सी बात है उसको रेडियो पैक डाई से भी एलर्जी 100% होगी। तो ये काम आपको सबसे पहले वहाँ पे करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द नर्स केयर फॉर ए क्लाइंट हु रिटर्न्स फ्रॉम ए सिस्टोस्कोपी। देखिए यहाँ पे जो नर्स है वो एक ऐसे पेशेंट की केयर कर रही है जो जस्ट वापस आया है सिस्टोस्कोपी के बाद में। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है सिस्टोस्कोपी का मतलब क्या होता है। दोस्तों बिल्कुल सीधा सिंपल आपको क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, सिस्टोस्कोपी का मतलब कौन बताएगा, जल्दी से आप बता दीजिए, कोई भी बता दीजिए। कौन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही बंदा बताएगा, जिसको आता है वो सभी कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताइए। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। द नर्स नाउज दैट विच असेसमेंट फाइंडिंग इज विद इन नॉर्मल लिमिट्स फॉर दिस क्लाइंट। नर्स जानती है, नर्स कब जानेगी, जब उसको पता होगा। तो यहाँ पे देखिए नर्स नाउज मतलब नर्स जानती है, क्या जानती है, नर्स जानती है कौन सी वो असेसमेंट फाइंडिंग होगी जो नॉर्मल लिमिट बताएगी कि पेशेंट ठीक है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। फर्स्ट है ब्लड टिंग्ड यूरिन, नेक्स्ट है डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, नेक्स्ट है सीवियर एब्डोमिनल और पेल्विक पेन, नेक्स्ट है फीवर। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन ए ब्लड टिंग्ड यूरिन। चलिए समझते हैं इसको रेशनल से। देखिए यहाँ पे ड्यूरिंग ए सिस्टोस्कोप इज यूज्ड टू डायरेक्टली विजुलाइज द ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। चलिए आपके बताने से पहले मैं बता देता हूँ, सिस्टोस्कोप का मतलब होता है कि जो ब्लैडर और यूरिथ्रा होता है उसको डायरेक्टली विजुलाइज करना, देखना। ओके, सीधा सीधा मतलब ये होता है। नेक्स्ट देखिए, द नर्स शुड एक्सपेक्ट द अपीयरेंस ऑफ ब्लड टिंग्ड यूरिन आफ्टर दिस इन्वेजिव प्रोसीजर। मतलब ये जो सिस्टोस्कोपी होता है वो एक प्रकार से क्या होता है, इन्वेजिव प्रोसीजर होता है। तो इन्वेजिव प्रोसीजर में पेशेंट में क्या असेसमेंट करने को मिलेगा, ब्लड टिंग्ड यूरिन उस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। मतलब इस प्रकार की अपीयरेंस उस पेशेंट में हो सकती है। तो नर्स जानेगी तभी तो आंसर करके आएगी। तो आपको ध्यान रखना है, अब आपको जान लेना है अगर सिस्टोस्कोपी किसी पर्सन के अंदर किया जा रहा है तो उसके अंदर ब्लड टिंग्ड यूरिन आपको देखने को मिल सकता है। ये एक प्रकार का इन्वेजिव प्रोसीजर है। ओके, नेक्स्ट देखिए, द नर्स शुड बी कंसर्न्ड इफ द फॉलोइंग एबनॉर्मल असेसमेंट फाइंडिंग अपीयर्ड, डिक्रीज यूरिन आउटपुट इंडिकेट ब्लॉकेज, एब्डोमिनल और पेल्विक पेन इंडिकेट्स सबस्टिशियल ट्रॉमा और यूरिनरी स्ट्रक्चर और फीवर इंडिकेट इन्फेक्शन सेकेंडरी टू द इन्वेजिव प्रोसीजर। अब देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको और दिए गए हैं, उनका मतलब भी समझ लीजिए। नर्स को अगर पता है तो वो समझ जाएगी, नहीं पता है तो समझ लीजिए। अगर एबनॉर्मल असेसमेंट्स फाइंडिंग्स मिलती है तो कौन कौन सी मिल सकती है अगर किसी में सिस्टोस्कोपी किसी पेशेंट की गई है तो देखिए, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। डिक्रीज यूरिन आउटपुट कब आएगा, जब ब्लॉकेज हो जाएगा। ये किसको इंडिकेट करता है, जब ब्लॉकेज हो जाएगा, मतलब यूरिथ्रा में ब्लॉकेज हो सकता है, उसकी वजह से यूरिन आउटपुट प्रॉपर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है एब्डोमिनल एंड पेल्विक पेन। ये जो ऑप्शंस आपको दिए गए ना, इनका मतलब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर एब्डोमिनल और पेल्विक पेन हो रहा है तो वो किसको इंडिकेट कर रहा है, सबस्टेंशियल ट्रॉमा और यूरिनरी स्ट्रक्चर। जो यूरिनरी स्ट्रक्चर है, हो सकता है ब्लैडर हो या फिर यूरिथ्रा, इनके अंदर अगर किसी प्रकार की इंजरी हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, तो उसकी वजह से एब्डोमिनल और पेल्विक पेन पेशेंट के अंदर हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट फीवर।
फीवर कब होगा? इंडिकेट इन्फेक्शन सेकेंडरी टू द इन्वेजिव प्रोसीजर, जो इन्वेजिव प्रोसीजर किया गया है यहाँ पे सिस्टोस्कोप, उसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है कौन? फीवर। तो ये तीनों का मतलब मैंने आपको अलग अलग बता दिया है। फ्यूचर में कभी भी क्वेश्चन पूछे तो आपका आंसर अब गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स नाउज दैट ए सिम्टम ऑफ राइट साइडेड हार्ट फेल्योर इज। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया और ये नोरसेट में भी पूछा गया था। 2020 के नोरसेट में ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट साइडेड हार्ट फेल्योर के सिम्टम्स आपको पूछे गए थे वहाँ पर भी, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन की थोड़ी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा दिखाई गई थी, मतलब 5-6 लाइन का आपको क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, नर्स जानती है राइट साइडेड हार्ट फेल्योर अगर किसी पर्सन को होगा तो कौन सा सिम्टम उसके अंदर नज़र आएगा। नर्स जानती है, लेकिन नर्स कब जानेगी? जब वो पढ़ेगी। नर्स को पता ही नहीं है, नर्स ने कभी पढ़ा ही नहीं है कि राइट साइडेड हार्ट फेल्योर होता क्या है, तो उसको सिम्टम कैसे पता चल पाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस पढ़िए, आज याद कर लीजिए, आप भी नर्स हैं तो आप भी याद कर लीजिए। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है पल्मोनरी एडिमा, नेक्स्ट है हिपेटोमेगाली, नेक्स्ट है ऑर्थोपनिया, नेक्स्ट है रेल्स। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है? ऑप्शन बी, हिपेटोमेगाली। अगर किसी पर्सन में राइट साइडेड हार्ट फेल्योर होता है तो उसमें कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा? हिपेटोमेगाली। और मैंने आपको प्रीवियस पार्ट के अंदर भी बताया था हिपेटोमेगाली का मतलब एनलार्जमेंट ऑफ लीवर, लीवर का एनलार्जमेंट होना, मतलब लीवर की साइज का बढ़ जाना, क्या कहलाता है? हिपेटोमेगाली। चलिए रेशनल से समझते हैं इसको भी। सिम्टम्स ऑफ राइट साइडेड हार्ट फेल्योर इज एनोरेक्सिया एंड नोजिया। देखिए आपको राइट साइडेड हार्ट फेल्योर के अगर सिम्टम्स आपको पूछे तो आपको बताने हैं एनोरेक्सिया एंड नोजिया राइट साइडेड हार्ट फेल्योर के अंदर होगा। वेट गेन भी राइट साइडेड हार्ट फेल्योर के अंदर होता है। साथ में हिपेटोमेगाली, ये मैंने आपको बता दिया है। आगे एडिमा, एडिमा भी कौन सा? बाईपेडल एडिमा। बाईपेडल एडिमा होगा किसमें? राइट साइडेड हार्ट फेल्योर के अंदर। असाइटिस की कंडीशन हो जाएगी, मतलब फ्लूइड का कलेक्शन हो जाएगा कहाँ पे? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। साथ में डिस्टेंड नेक वेन, और जो 2020 के नोरसेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था और जो सिम्टम आपको दिए गए थे वो कौन सा था? डिस्टेंड नेक वेन। ये आपको ऑप्शन में दिया गया था 2020 के नोरसेट के पेपर के अंदर, और यही आपको वहाँ पर भी करेक्ट आंसर करना था। इनमें से कोई सा भी आपको सिम्टम दे आपको याद रखना है। राइट साइडेड अगर हार्ट फेल्योर किसी पर्सन को होता है तो एनोरेक्सिया एंड नोजिया, वेट गेन, हिपेटोमेगाली, एडिमा, कौन सा? बाईपेडल, असाइटिस एंड डिस्टेंड नेक वेन। इस प्रकार के सिम्टम्स उस पेशेंट के अंदर नजर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स एडमिट्स ए क्लाइंट टू द हॉस्पिटल हु वाज इन्वॉल्व्ड इन ए मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। नर्स के पास में एक ऐसा पेशेंट आया है जिसको मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है, जो अभी भी एडमिट हॉस्पिटल के अंदर होने आया है। अब देखिए, द क्लाइंट सस्टेंड ए स्कल फ्रैक्चर, उस पेशेंट को स्कल फ्रैक्चर हुआ है। कौन सा फ्रैक्चर हुआ है? स्कल फ्रैक्चर हुआ है। अब आगे देखिए पूछा क्या जा रहा है, ये जो लाइन होती है वो आपको समझने की होती है। देखिए यहाँ पे, द नर्स नाउज दिस क्लाइंट इज एट रिस्क फॉर इंक्रीज्ड आईसीपी यानी इंट्राक्रैनियल प्रेशर एंड देयर फॉर अवॉइड प्लेसिंग द क्लाइंट इन विच पोजिशन। नर्स जानती है अगर इसको मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है और स्कल फ्रैक्चर हुआ है तो इसके अंदर जो आईसीपी है वो बढ़ जाएगा, जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। मतलब इसके अंदर इंट्राक्रैनियल प्रेशर अभी बढ़ा नहीं है, बढ़ने की क्या है? रिस्क है, चांसेज है। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, तभी आपको आंसर मिल पाएगा। यहाँ पे चांसेज बताए जा रहे हैं, अभी बढ़ा नहीं है आईसीपी। आगे देखिए, देयरफॉर अवॉइड प्लेसिंग द क्लाइंट इन विच पोजीशन, कौन सी वो पोजीशन है जो उस पेशेंट के अंदर अवॉइड करनी है। आपको ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर आईसीपी बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, ये आपको लग रहा है, अभी बढ़ा नहीं है। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन फर्स्ट है हेड टर्न टू द बेड, नेक्स्ट है टू द साइड, नेक्स्ट है हेड ऑफ बेड एट 30 to 45 डिग्री, नेक्स्ट है हेड मिड लाइन, नेक्स्ट है नेक इन नेचुरल पोजीशन या फिर न्यूट्रल पोजीशन। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है? ऑप्शन ए, हेड टर्न टू द साइड। पेशेंट के हेड को साइड में टर्न नहीं करवाना है, ये पोजीशन आपको अवॉइड करनी है। आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें आईसीपी बढ़ जाएगा तो इस पोजीशन को आपको उस पेशेंट के अंदर क्या करना होगा? अवॉइड करना होगा। बाकी जो 3 पोजीशन है वो आप दे सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आईसीपी बढ़ने वाला है तो ये पोजीशंस आप दे सकते हैं, लेकिन ये पोजीशन आपको बिल्कुल भी नहीं देनी है, नहीं तो आईसीपी बढ़ा नहीं है वो बढ़ जाएगा अगर इस प्रकार की पोजीशन दी तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है? ऑप्शन ए,
हेड टर्न टू द साइड, ये आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। चलिए रेशनल से और समझ लेते हैं इसको। इंटरवेंशंस टू लोअर और स्टेबलाइज आईसीपी, अगर स्टेबलाइज है आईसीपी या फिर लोअर आईसीपी, मतलब जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो अभी नॉर्मल है, तो आपको क्या क्या करना है यहाँ पे देखिए। इंक्लूड एलिवेटिंग द हेड ऑफ द बेड, आप हेड को बेड से थोड़ा सा एलिवेट कर सकते हैं, कितना 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे देखिए 30 टू 45 डिग्री, तो इतना डिग्री आप सेंटीग्रेड को भूल जाइए, यहाँ पे डिग्री है, एंगल आपको बताया जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए 30 डिग्री एंगल तक आप हेड को बेड के ऊपर एलिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कीपिंग द नेक इन ए न्यूट्रल पोजीशन, जो नेक है उसको आप न्यूट्रल पोजीशन के अंदर रख सकते हैं, ये भी ऑप्शन में आपको दिया गया है, ये भी दिया गया है। अब आगे देखिए मेंटेनिंग ए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी के टेम्परेचर को भी आपको मेंटेन रखना है, साथ ही एंड प्रिवेंटिंग वॉल्यूम ओवरलोड, तो यहाँ पे वॉल्यूम ओवरलोड से भी प्रिवेंट पेशेंट को करना है। हेड मिड लाइन आप रख सकते हैं लेकिन ये आपको अवॉइड करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इफ़ ए पेशेंट इज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग इंक्रीज्ड आईसीपी, अगर पेशेंट आपको लग रहा है कि आईसीपी इसका बढ़ा हुआ है या फिर बढ़ने वाला है, तो इमीडिएट आपको कौन कौन से मैनेजमेंट आपको करने हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको कौन सा मैनेजमेंट यहाँ पे करना है। देखिए इंक्लूड सिक्योरिंग द एयरवे, सबसे पहला काम होता है पेशेंट का एयरवे सिक्योर करना, पेशेंट का एयरवे मेंटेन करना। नेक्स्ट है मेंटेनिंग एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन, मेंटेन रखना है आपको ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन से, अगर पेशेंट नहीं ले पा रहा है ऑक्सीजन तो आपको वेंटिलेशन के थ्रू ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट प्रोवाइडिंग सर्कुलेटरी सपोर्ट एज नीडेड, अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको सर्कुलेटरी सपोर्ट भी प्रोवाइड उस पेशेंट को करना है। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना, बहुत कुछ मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। और जो क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं आईसीपी के, वो पूछे जाते हैं साइन सिम्टम्स से, तो वो हम टॉपिक जैसे पढ़ेंगे वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर। नेक्स्ट देखिए एन एल्डरली क्लाइंट डायग्नोस्ड विथ न्यूमोनिया मोस्ट लाइकली एग्जिबिट्स विच सिम्टम फर्स्ट, देखिए कि ऐसा और एल्डरली पेशेंट आपके पास में है जिसको न्यूमोनिया डायग्नोस हुआ है, उस पेशेंट को मतलब क्या हुआ है, न्यूमोनिया हुआ है, तो उसके अंदर कौन सा सिम्टम सबसे पहले देखने को मिलेगा। सबसे पहला सिम्टम आपको यहाँ पे पूछा गया है, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एम्स में भी पूछे जाते हैं कि फर्स्ट सिम्टम बता दीजिए, फर्स्ट साइन बता दीजिए, अर्ली मैनिफेस्टेशन बता दीजिए, आपको इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन फर्स्ट है डिस्निया, नेक्स्ट ऑप्शंस देखिए प्रोडक्टिव कफ, नेक्स्ट अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, नेक्स्ट है फीवर। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन सी अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। अगर किसी एल्डरली पेशेंट को न्यूमोनिया होता है तो उसके अंदर जो सबसे पहला सिम्टम होगा वो क्या होगा, उसका मेंटल स्टेटस क्या हो जाएगा, अल्टर्ड हो जाएगा। ये बाकी जो ऑप्शंस दिए गए वो क्या है, साइन है। चलिए रेशनल के अंदर देखते हैं। Elderly clients who develop pneumonia usually show sign of mental status changes before they develop clinical manifestations like dyspnea, cough and fever। यहाँ पे देखिए अगर जो पेशेंट है एल्डरली, अगर क्लाइंट है कोई भी जिसको न्यूमोनिया डेवलप हुआ है, तो उसके अंदर सबसे पहला जो साइन एंड सिम्टम होगा वो क्या होगा, मेंटल स्टेटस चेंज हो जाएगा। जैसे उसके अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जैसे डिस्निया, कफ एंड फीवर, इस प्रकार के जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस डेवलप होंगे, इससे पहले उसको क्या होगा, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, यानी जो मेंटल स्टेटस है वो उसका चेंज हो जाएगा। अब आगे देखिए एलिमिनेट सिमिलर आंसर चॉइस, यहाँ पे देखिए एलिमिनेट करना है। अगर सिमिलर आंसर आपको चॉइसेस पूछी जाती है जैसे ए बी डी, दीज आंसर रेफर टू टिपिकल साइन ऑफ न्यूमोनिया, ये जो ए बी और डी जो फीवर, प्रोडक्टिव कफ और डिस्निया जो आपको ऑप्शन दिए गए वो क्या है, न्यूमोनिया के टिपिकल साइन है। क्या है, टिपिकल साइन है। नेक्स्ट देखिए बिकॉज द क्वेश्चन स्पेसिफाइज ए सर्टेन पॉपुलेशन द एल्डरली, द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू आइडेंटिफाई एन एटिपिकल सिम्टम, यहाँ पे आपको पर्टिकुलर पॉपुलेशन से किसी एक पर्सन का पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हर एक पर्सन के अंदर जो मेंटल स्टेटस है वही चेंज होगा, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जितनी मतलब रिसर्च हुई है उसके अकॉर्डिंग अगर एल्डरली क्लाइंट को अगर निमोनिया होता है तो उसके अंदर सबसे पहले मेंटल स्टेटस चेंज होता है। सीधी सीधी बात ये है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए क्लाइंट इकोकार्डियोग्राम इंडिकेट विजिटेशंस ऑन द हार्ट वॉल्व। देखिए यहाँ पे एक पेशेंट है जिसको इकोकार्डियोग्राम किया जा रहा है, वो उसके अंदर जब इकोकार्डियोग्राम किया जा रहा है तो उसमें क्या इंडिकेट हो रहा है, विजिटेशन ऑफ द ऑन दी
हार्ट वॉल, जो हार्ट वॉल्स है उनके अंदर वेजिटेशंस उसके अंदर प्रेजेंट है। आगे देखिए, द नर्स नोज दैट द वेजिटेशंस में बी कॉज्ड बाय विच कंडीशन। नर्स जानती है कि ये जो वेजिटेशन उस पेशेंट के अंदर हो रही है हार्ट वॉल्स के अंदर, वो कौन सी कंडीशन की वजह से हो रही है। ये कौन जानती है? सिर्फ नर्स जानती है। तो नर्स तो जब जानेगी जब वो पढ़ेगी, तो आपको पढ़ना भी है, अभी जान लो, नहीं जानते हो तो अभी जान लो। देखिए ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है डायबिटीज मेलाइटस, नेक्स्ट है एम आई मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, नेक्स्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नेक्स्ट हाइपरटेंशन। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है? ऑप्शन सी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कौन सा इन्फेक्शन? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हार्ट वॉल्व के अंदर हो जाता है तो उसके अंदर विजिटेशंस आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे इसी के अंदर रेशनल जानते हैं। ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैन प्रोड्यूस वेजिटेटिव ग्रोथ ऑन द वॉल। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो वो वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वॉल्व की प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है एंडोकार्डियल लाइनिंग एंड एंडोथीलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स। जो एंडोकार्डियम लाइनिंग है और जो एंडोथीलियम है ब्लड वेसल्स की, उनके अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ होगी। कब होगी? जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी पेशेंट को होगा। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से ये कंडीशंस डेवलप हो रही है। आगे देखिए, द ग्रोथ कैन इमोबिलाइज द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर ये ग्रोथ कंटिन्यूस बढ़ती रही या फिर ये ग्रोथ हो जाएगी तो इसकी वजह से जो बॉडी के अदर पार्ट्स है वो क्या हो जाएंगे? इमोबिलाइज हो जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए क्लाइंट एक्सपीरियंस पार्शियल थिकनेस बर्न टू बोथ लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड पोर्शन ऑफ द ट्रंक, विच इंट्रावेनस फ्लूइड शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू एडमिनिस्टर टू दिस पेशेंट। सीधा सीधा आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि बर्न किसी पर्सन को हुआ है, मतलब कोई पर्सन जल गया है, तो आप वहाँ पे कौन सा आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में किस प्रकार से आपको पूछा गया है। एक पेशेंट आपके पास आया है जिसको पार्शियल थिकनेस बर्न हुआ है। कहाँ पर? जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है, दोनों लोअर एक्सट्रीमिटीज में, और साथ में पोर्शन ऑफ द ट्रंक, थोड़ा कुछ पार्ट जो है जो ट्रंक का भी इस बर्न के अंदर इन्वॉल्व हुआ है। अब आगे आपको पूछा गया कौन सा आईवी फ्लूइड आप एज ए नर्स उस पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे। ऑप्शन में आपको दिया गया, फर्स्ट एल्बुमिन, नेक्स्ट डेक्सट्रोज 5% इन वाटर यानी D5W, नेक्स्ट नॉर्मल सेलाइन विथ पोटेशियम, नेक्स्ट है RL या फिर LR यानी लैक्टेट रिंगर्स सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है? ऑप्शन डी लैक्टेड रिंगर्स सॉल्यूशन, या फिर RL सॉल्यूशन या फिर LR सॉल्यूशन, जो भी आप बोलते हो वो आप समझ लीजिए। यहाँ पे जो LR सॉल्यूशन होगा वो उस पेशेंट को आपको एडमिनिस्टर करना होगा। कोई भी अगर आपके पास में बर्न का पेशेंट आता है, क्वेश्चन में आपको लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की जगह आपको अपर एक्सट्रीमिटीज़ दिया जा सकता है, ट्रंक की जगह आपको हेड दिया जा सकता है, फेस दिया जा सकता है, मतलब बॉडी का कोई सा भी पार्ट आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है। आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर आपको बर्न का यहाँ पे क्वेश्चन पूछे कि बर्न किसी पर्सन को हुआ है, चाहे कोई सा भी बर्न हो, कोई से भी टाइप का बर्न हो, आपको सिर्फ और सिर्फ RL या फिर LR सॉल्यूशन उस पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है। चलिए सॉल्यूशन जो यहाँ पे रेशनल जो है वो भी देख लेते हैं। LR सॉल्यूशन रिप्लेसेज सोडियम लॉस एंड करेक्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉमन आफ्टर ए बर्न। जब भी किसी पर्सन को बर्न होता है तो बर्न होने के बाद LR ही क्यों दिया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक पेशेंट आपके पास में है जिसको क्या हुआ है, पार्शियल थिकनेस बर्न हुआ है, ऐसा ऐसा ये पार्ट उसका जल चुका है। अब आपने LR उसको दिया है, तो LR क्यों दिया है आपने, इतना लंबा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। मतलब वही होता है, बिल्कुल एक लाइन का मतलब आपको पता होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन को कितना भी बड़ा वो बना सकते हैं। एनक्लेक्स बेस में क्वेश्चंस ऐसे ही बनाते हैं। देखिए जो LR आप दे रहे हैं, जो RL सॉल्यूशन आप दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं? सोडियम जो लॉस हुआ है उसको रिप्लेस करने के लिए, और पेशेंट के अंदर बर्न की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, उस मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ठीक करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन देना है? RL सॉल्यूशन। अब आगे देखिए, एल्ब्यूमिन में कॉज में बी यूज्ड एज एन एडजंक्टिव थेरेपी। जो एल्ब्यूमिन है वो कब यूज लिया जाता है? एडजंक्टिव थेरेपी के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है या फिर एल्ब्यूमिन जो सॉल्यूशन है वो कब यूज लेते हैं? एडजंक्टिव थेरेपी के अंदर। नेक्स्ट देखिए, D5W विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स कॉजेज स्यूडो डायबिटीज़। अगर किसी पर्सन को स्यूडो डायबिटीज़ होती है, कौन सी डायबिटीज़? स्यूडो, और स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। क्या होता है?
फॉल्स, ये आपने पढ़ा होगा। ये आपने इस प्रकार का वर्ड नहीं सुना होगा कि स्यूडो डायबिटीज़ कोई होती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स डायबिटीज़, यानी कि किसी पर्सन के आप डायबिटीज़ चेक करें, यानी कि ब्लड शुगर आप चेक करें और बाय द वे उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो आप तो क्या बोलेंगे कि इसको क्या हुआ है, डायबिटीज़ मेलाइटस। तो वो होती है स्यूडो डायबिटीज़, मतलब कुछ देर के लिए वो रहती है। तो उस कंडीशन के अंदर अगर इसी कंडीशंस होती है तो फर्स्ट 24 आवर्स आपको क्या एडमिनिस्टर करनी है, D5W सॉल्यूशन। आगे देखिए, नॉर्मल सलाइन विथ पोटेशियम इज नॉट नेसेसरी सिंस द क्लाइंट इज मोस्ट लाइकली हाइपरकैलेमिक सेकेंडरी टू मैसिव टिश्यू इंजरी विच रिलीज पोटेशियम इनटू द ब्लड। देखिए, जो नॉर्मल सेलाइन विथ पोटेशियम जो है उसकी ज़्यादा वैसी ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन इसको कभी कभार हाइपरकैलेमिक सेकेंडरी टू मैसिव टिश्यू इंजरी के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, रिलीज ऑफ पोटेशियम इनटू ब्लड। ये ब्लड के अंदर पोटेशियम को रिलीज करता रहता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द nurse changes a wet to dry dressing for a client who has a pressure ulcer with infected necrotic tissue। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे प्रेशर अल्सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे और आ रहा है, एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे देखिए, द नर्स चेंजेज अ वेट टू ड्राई ड्रेसिंग। जो नर्स है वो चेंज कर रही है, जो वेट ड्रेसिंग है उसको ड्राई ड्रेसिंग उस पेशेंट को कर रही है, यानी कि वेट से ड्राई में वो कन्वर्ट कर रही है, मतलब चेंज कर रही है किसी पेशेंट की जिसको प्रेशर अल्सर हो रखा है विथ साथ में इन्फेक्टेड एंड नेक्रोटिक टिश्यू हो रखा है। मतलब प्रेशर अल्सर उसको हुआ है, उसकी वजह से उसको मतलब जो प्रेशर हो रखा है, जो प्रेशर अल्सर जो हो रखा है वो इन्फेक्टेड है, साथ में जो टिश्यूज है वो नेक्रोटिक हो चुके हैं। उस पेशेंट की क्या कर रही है, नर्स ड्रेसिंग कर रही है। अब देखिए, नर्स नाउज द पर्पज ऑफ द वेट टू ड्राई ड्रेसिंग इज टू। नर्स जानती है कि यहाँ पे जो वेट टू ड्राई ड्रेसिंग हम कर रहे हैं तो इसका मतलब पेशेंट में किसको प्रिवेंट करने के लिए कर रहे हैं, ये नर्स जानती है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन फर्स्ट है प्रिवेंट एक्सटेंसिव इन्फेक्शन, नेक्स्ट है रिड्यूस पेन, नेक्स्ट है डिब्राइड द वुंड, नेक्स्ट है कीप द वुंड मॉइस्ट। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन सी, डिब्राइड द वुंड। वुंड को डिब्राइड करने के लिए वेट टू ड्राई ड्रेसिंग प्रेशर अल्सर के पेशेंट में की जाती है। अब देखिए रेशनल इसका समझिए, ए वेट टू ड्राई ड्रेसिंग प्लेस्ड ओवर ए नेक्रोटिक एरिया adheres to necrotic tissues as the dressing dries, debriding the wound as the dressing is removed। देखिए, जो वेट टू ड्राई ड्रेसिंग की जाती है, जो भी नेक्रोटिक एरिया हो रखा है प्रेशर अल्सर की वजह से, वहाँ पे इसलिए की जाती है ताकि जो ड्रेसिंग है वो ड्राइज हो रुकी है, और ये डेब्राइडिंग द वुंड के लिए यहाँ पे हेल्पफुल करेगी, मतलब डेब्रिज यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होने देगी। आगे देखिए, एंटीबायोटिक्स प्रिवेंट एंड हेल्प टू कंट्रोल इन्फेक्शन। जो एंटीबायोटिक्स है वो क्या करती है, वो प्रिवेंट करती है और हेल्प करती है इन्फेक्शन के कंट्रोल के अंदर। नेक्स्ट, कीपिंग ए वुंड मॉइस्ट डज नॉट अलाउ द डेब्रिडमेंट। डेब्रिडमेंट के अंदर कभी भी वुंड को मॉइस्ट नहीं रखा जाता है। एंड ड्रेसिंग डज नॉट प्रोवाइड एनाल्जेसिक। ड्रेसिंग कभी भी एनाल्जेसिक का काम नहीं करती है। एनाल्जेसिक ड्रग्स आप देंगे तो ही वो एनाल्जेसिक का काम करेगी, ड्रेसिंग कभी भी आपके पेन को रिलीव नहीं करेगी। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन सी, डेब्राइड द वुंड। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का देखिए, ए क्लाइंट पोटेशियम लेवल इज 5.38 मिलीक्विलेंट पर लीटर, विच ड्रग शुड द नर्स एक्सपेक्ट द फिजिशियन टू ऑर्डर। देखिए, एक ऐसा पेशेंट है जिसका पोटेशियम लेवल कितना है, 5.38 मिलीक्विलेंट पर लीटर। अब देखिए, कौन सी वो ड्रग है जो नर्स को पता है कि फिजिशियन अगर ऑर्डर करेगा तो कौन सी ड्रग वो ऑर्डर करेगा, नर्स को पहले से पता है। तो आप बताइए, आपको भी पता होगा कि डॉक्टर कौन सी ड्रग प्रेस्क्राइब उस पेशेंट को कर सकता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है लासिक्स यानी फ्रूसेमाइड, नेक्स्ट है सोडियम पॉलिस्टीरीन सल्फोनेट जिसे बोलते हैं कैक्जिलेट, यानी ये क्वेश्चन में अंदर आपको ऑप्शन में जो दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर वो कैक्जिलेट ही दिया जाता है। तो आपको इस नाम से ध्यान रखना है और साथ में ये नाम भी याद रखना है, सोडियम पॉलिस्टीरीन सल्फोनेट के नाम से कैक्जिलेट को जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पोटेशियम कैडूर, ये कुछ इसके ब्रांड नेम है। नेक्स्ट मैग्नीशियम सिट्रेट यानी कि सिट्रोमा, ये भी इसका क्या है, ब्रांड नेम है। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन बी, कैक्जिलेट उस पेशेंट को डॉक्टर क्या करेगा, प्रिस्क्राइब करेगा। ये नर्स पहले से जानते हैं या फिर एज ए नर्स आप पहले से ये जानते हैं, जिसका पूरा नाम है सोडियम पॉलिस्टीरीन सल्फोनेट। अब देखिए इसका रेशनल,
एंड नॉर्मल पोटेशियम लेवल इज 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये तो आप सभी को पता होगा कि नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होता है, 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। अब देखिए यहाँ पे द क्लाइंट इन दिस क्वेश्चन इज हाइपर कैलेमिक। इस क्वेश्चन के अंदर जो पेशेंट आपको बताया गया है वो कैसा है, हाइपर कैलेमिक है, मतलब 5 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा उसका पोटेशियम लेवल यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर बताया गया है। अब आगे देखिए, कैक्जिलेट इज यूज्ड टू बाइंड एक्सेस पोटेशियम। जो कैक्जिलेट आप दे रहे हैं यहाँ पे, जो ऑप्शन सेकंड आपने करेक्ट आंसर किया, जो कैक्जिलेट आप यहाँ पे उस पेशेंट को ड्रग दे रहे हैं वो क्या करेगी, जो भी एक्सेस पोटेशियम उसको बाइंड कर लेगी। अब आगे देखिए, लासिक्स इज ए डायूरेटिक। जो लासिक्स आपको दिया गया वो क्या है, डायूरेटिक है, विच कॉज फ्लूइड लॉस एज वेल एज पोटेशियम। ये फ्लूइड लॉस तो करता ही है, साथ ही पोटेशियम का लॉस कर देता है, इसलिए लासिक्स आपको नहीं देनी है। नेक्स्ट देखिए, कैडूर इज ए पोटेशियम सप्लीमेंट विच इंक्रीज पोटेशियम लेवल। जो कैडूर है, जो पोटेशियम है, अगर आप पोटेशियम उस पेशेंट को दे रहे हैं, ऑलरेडी उसका पोटेशियम बढ़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, पोटेशियम और ज़्यादा बढ़ा देगा। नेक्स्ट, मैग्नीशियम सिट्रेट या सिट्रोमा। मैग्नीशियम सिट्रेट इज यूज्ड एज ए लैक्सेटिव। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो मैग्नीशियम सिट्रेट है वो एक प्रकार से लैक्सेटिव के अंदर यूज ली जाने वाली ड्रग है। तो दोस्तों यहाँ पे डायूरेटिक्स का मतलब बता दिया है, और जो कैडूर है यानी पोटेशियम है, इसकी वजह से क्या होगा, मैग्नीशियम सिट्रेट लैक्सेटिव है, तो ये लैक्सेटिव के अंदर यूज लेते हैं। तो ये आपको अलग अलग जो रेशनल है वो भी आपको बता दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों पीडीएफ के अंदर कुछ लिंक्स भी आपको दी जाती है जिनसे आप खुद जुड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे टेलीग्राम चैनल के लिंक है जिसके अंदर 2600 प्लस, मतलब हो सकता है आज 2700 प्लस हो चुके हैं, और यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आज या कल तक इसके अंदर 5000 मेंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे फेसबुक पेज भी है जिसको भी आप ओपन करके पीडीएफ से आप लाइक कर सकते हैं, और हमारे उस जो चैनल जो बनाया गया है, टेलीग्राम का जो पेज बनाया गया है उसको फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये काम तो आप खुद भी कर सकते हैं, जो भी ये चीज़ें चलाते हैं, जो ये मीडियाज़ चलाते हैं, वो सभी आप मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे डेली टेस्ट भी होता है जिसका आप फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही मिल पाएगी, और जल्द हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा, घर पे रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।